और इस एक की कीमत आपको समझनी होगी दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जेएनयू के ऊपर हमला है, जिस तरीके से जेएनयू के बारे में गलत सूचनाएं, मिस इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा पूरे देश में फैलाया जा रहा है, उसी तरीके से केरल के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन खास करके नॉर्थ इंडिया में फैलाया जा रहा है। और यह बात आरएसएस, संघ परिवार और भाजपा के द्वारा जो रिक्रूट किए गए हैं साइबर सेल के लोग, जिनका काम है लोगों को ट्रोल करना, जो इनकी ट्रोल आर्मी है, जो भक्तों की आर्मी है, वो केरल के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। वो कहते हैं कि केरल भारत नहीं है, केरल पाकिस्तान है, यहाँ गाय काटा जाता है, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है और यहाँ पर पॉलिटिकल किलिंग्स होते हैं। इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन पूरे देश के अंदर फैलाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जब फाइनली आइडियोलॉजिकल वॉर इस देश के अंदर छिड़ने की घोषणा हो गई है, तो राइट विंग के सामने अगर मजबूती से खड़ा होगा, वो केरला के लोग हैं, वो केरला की प्रोग्रेसिव लोग हैं, इसीलिए इनको बदनाम करने की कोशिश की। इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरीके से आपने पिछली बार प्राइम मिनिस्टर जी को कहा पोमोने मोदी, वो बात अब देश के बाकी लोगों को भी समझ में आने लगी है और धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्से में भी लोग कह रहे हैं पोमोने मोदी। तो आपको टॉर्च बियरर बनने की जरूरत है और इस बात से खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम केरल में सरकार में हैं। हम तब खुश होंगे जब हम लाल किले पे जो तिरंगा झंडा लहरा रहा है उसको हम इन राइट विंग से बचा पाएंगे, तब हमको खुश होने की जरूरत है। हम तब खुश होंगे कि इस एक के ऊपर जो हमारे बाकी 35 राज्य हैं, 35 स्टेट हैं, वहां पर भी उनको हम अंकित करा पाए, तब हम खुश होंगे। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेने की जरूरत है। और मोदी जी को जैसे आपने बताया कि केरल सोमालिया नहीं है, यहाँ सबसे ज्यादा लिटरेसी है, यहाँ विमेन और मेन का रेशियो सही है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। अगर हमारी इकोनॉमी माइग्रेंट इकोनॉमी है तो हम फॉरेन कैपिटल में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं। ये जो सच्चाई है केरल की, ये हिंदुस्तान के हर राज्य में पहुंचाने की जरूरत है और लॉन्ग मार्च ये काम करेगा। इसीलिए जो हमने इश्यूज उठाए हैं, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि हम भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट चाहते हैं। और इसमें सिर्फ भगत सिंह का नाम नहीं है कि जैसे महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, मनरेगा, उसकी जगह पे हम बनेगा की मांग कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। देयर इज ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि हम बनेगा के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना चाहते हैं। जैसे मोदी जी का प्रोग्राम है स्किल इंडिया, इसमें स्किल तो है नहीं, उल्टे किल इंडिया हो रहा है। तो ये जो स्किल का सवाल है, हम कहते हैं कि स्किल के आधार पे ही आप जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग मास है, उसको डिवाइड कीजिए। और ये डिवीजन अगर हम स्किल के आधार पर कर सकते हैं तो ये डिवीजन हो सकता है स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल, हाईली स्किल, इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो इसके आधार पे हमारी इकोनॉमी के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, या फिर जो मिनिमम वेज है उसका 50% हमको अनएम्प्लॉयमेंट वेज के रूप में दिया जाए। ये नौजवानों की मांग है। और जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो हमको इस देश के एजुकेशन को भली भांति समझना पड़ेगा।
और ये एजुकेशन की हालत ये है कि मोदी जी के बाद देश जोगी जी को झेल रहा है। और इस जोगी जी की सरकार ने कल एक बजट पेश किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, आप सब लोगों को अगर मौका मिले तो उस रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि एजुकेशन के बजट में 90 to 95% की गई है। और बजट किसका बढ़ाया गया है? सत्संग का, परिक्रमा का, धार्मिक आयोजन का। और बजट कट किसका किया गया है? एजुकेशन का। ये साफ साफ दिखाता है कि इस देश के अंदर किस तरीके का डिजाइन है। डिजाइन ये है कि जीएसटी हमारे ऊपर होगा। इन द नेम ऑफ वन राष्ट्र वन टैक्स दे विल इम्पोज जीएसटी ऑन अस। बट व्हेन वी लास्ट कि एक टैक्स हो सकता है तो एक फैसिलिटी क्यों नहीं हो सकती है? एक एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता है? एक तरीके की फैसिलिटी महिला और पुरुष, विमेन और मेन दोनों के लिए क्यों नहीं हो सकता है? एक तरीके की फैसिलिटी कोट एंड कोट अपर कास्ट एंड कोट एंड कोट लोअर कास्ट के लिए क्यों नहीं हो सकता है? एक फैसिलिटी फॉर द कश्मीरी एंड फॉर द केरलाइट क्यों नहीं हो सकता है? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। इस वननेस के पीछे एक साजिश है। साजिश ये है कि अभी टैक्स के नाम पे आपके ऊपर वननेस थोपा जा रहा है। कल को ये हिटलर के बाराती आपको ये भी कह सकते हैं कि if nation is one, there must be a political party one, there must be leader one. It is precisely against the democracy. इसीलिए आप तमाम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि ये लॉन्ग मार्च हमारा कोई एनुअल फंक्शन नहीं है। ये लॉन्ग मार्च इस देश के अंदर जो जंग छिड़ी है, जो वॉर ऑफ परसेप्शन है, जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के का टॉर्च बेरर बनने का काम करेगा। इसलिए लॉन्ग मार्च और इस लॉन्ग मार्च का एक एक इशू, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो जिसमें हम बनेगा की बात कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो जिसमें हम कह रहे हैं कि एजुकेशन इज आवर राइट। शिक्षा हमारा बुनियादी अधिकार है, आपके द्वारा दी जाने वाली कोई भीख नहीं है और शिक्षा हम आपसे छीन के लेंगे क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। आप जब हमसे टैक्स लेते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए गवर्नमेंट आप हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। टैक्स लीजिएगा अमेरिका जैसा, जर्मनी जैसा और फैसिलिटी दीजिएगा सोमालिया जैसा, ये नहीं चलने वाला है। आप टैक्स लीजिए और फैसिलिटी दीजिए। और क्यों डर लगता है आपको समाजवाद से? जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? आप भी कह रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स की जरूरत है, हम भी कह रहे हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग क्लास की जरूरत है। हम सोसाइटी के लिए काम करेंगे, सोसाइटी हमारे लिए काम करेगा। यही तो सोशलिज्म है। और सोशलिज्म किसको कहते हैं? जो वेल्थ है, जो टोटल का टोटल रिसोर्स है, उस पे ओनरशिप सोसाइटी का होना चाहिए। एज ए वर्किंग क्लास हम जो है सोसाइटी के वेल्थ को बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूट करेंगे और एज ए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे लिए बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा इस देश के अंदर नहीं हो रहा है। मंत्री जी का बेटा पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क जाता है और आम आदमी का बेटा उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है जिसपे बैठने के लिए बेंच नहीं है। ये तो डिफरेंसेज है कि जिसको आप वोट दे करके चुनते हैं वो अचानक से आपके सिर के ऊपर आकर के बैठ जाता है। इस डिफरेंसेज को हमको मिटाना पड़ेगा। और हम फिर से आपको कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि जब मैं केरल आता हूं और यहाँ के चुने हुए एमएलए, एमपी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का पॉलिटिकल बिहेवियर देखता हूं तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का हाईएस्ट स्टेज अगर इस देश के अंदर कहीं है तो वो केरला है। ये बात आपको ये जो पॉलिटिकल कल्चर है, इस पॉलिटिकल कल्चर को हमको पूरे देश के अंदर फैलाना पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं केरल की तो हम लिटरेसी के साथ साथ विमेन राइट की बात करते हैं। और जब आप विमेन की बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस देश के अंदर मार्जिनाइज्ड सेक्शन के लोगों के साथ क्या हो रहा है। इस देश के अंदर चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े हो, ओबीसी हो या विमेन हो, चाहे पुअर हो या फार्मर हो, किसान हो या गरीब हो,
उनके ऊपर एक अटैक किया गया है। और जो एट्रोसिटीज है, इस एट्रोसिटीज के खिलाफ हम एक सख्त कानून की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र है, इसको हम भीड़ तंत्र में तब्दील होने नहीं देंगे, ये बात उनसे कह देना चाहते हैं। इसीलिए रोड के ऊपर बीफ के नाम पे, गाय के नाम पे जो मासूम लोगों की जान ली जा रही है, इस जान को हम लेने नहीं देंगे, क्योंकि यह देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है। इसीलिए मॉब लिंचिंग बंद होना चाहिए। ये जो पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग चल रही है, इस मॉब लिंचिंग को हमने एक आइडियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लिया है, एक ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लिया है। इस मॉब लिंचिंग के पक्ष में हम बोलेंगे, और सिर्फ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि बोलने का काम, मन की बात करने का काम तो प्रधानमंत्री जी ने ले लिया है। तो मन की बात वो करें, आंदोलन की बात हम करेंगे, काम की बात हम करेंगे। दोस्तों, ये जो सिचुएशन है हमारे सामने, उसमें एक एक परिस्थिति बहुत गंभीर बनती जा रही है। जिस तरीके का डर लोगों के अंदर पैदा किया जा रहा है, वो इसलिए कि लोग अपने डेमोक्रेटिक सवालों को लेकर के सड़कों पे उतरना बंद कर दें, उनके सामने जो गलत हो रहा है उस पर आवाज उठाना बंद कर दें। और देखिए, मंत्री जी गाड़ी सरकारी चाहते हैं, बंगला सरकारी चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर देना चाहते हैं। जो पब्लिक सेक्टर है लगातार उसको कमजोर किया जा रहा है, और अंबानी और अदानी के खजाने को भरा जा रहा है। ये जो सिचुएशन देश के अंदर है, उसमें हमको पब्लिक सेक्टर के डिफेंस में जाकर के खड़ा होना पड़ेगा। और जब हम पब्लिक सेक्टर के डिफेंस की बात करते हैं, तो हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की नहीं, ट्रू डेमोक्रेसी की बात करते हैं, 100% पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। इसीलिए जो 31% की गवर्नमेंट है, इसको हम कहते हैं कि है दम तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को बदल करके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लागू करो, तब पता चलेगा कि 100% की गवर्नमेंट में तुम्हारा स्टेक कितना है और इस देश की गरीब जनता का स्टेक कितना है। ये बात उनको कह देना चाहते हैं। इसीलिए एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ, हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम अपने एजुकेशन की बात करेंगे, हम अपने एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, हम सबके लिए सोशल जस्टिस की बात करेंगे, और जो एट्रोसिटीज समाज के अंदर हो रही है उसको हम खत्म करने की बात करेंगे। और एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के तौर पे हम कहते हैं कि हमको एक समाजवादी मॉडल चाहिए, हमको एक पब्लिक सेक्टर का डिफेंस चाहिए, जहां अमीर हो या गरीब हो, सबका बच्चा ट्रेन पर चढ़ सके, सबका बच्चा स्कूलों में पढ़ाई कर सके, और हर बीमार का हॉस्पिटल में इलाज हो सके। ये अल्टरनेटिव डेमोक्रेसी हमारे सामने है, और इस अल्टरनेटिव डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए हमारे यहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं, मजाक चल रहा है आजकल व्हाट्सएप पे कि जब तक देश में एटीएम और ईवीएम है, तब तक गरीब आदमी का वोट सही जगह नहीं जाएगा और नोट सही जगह नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि ईवीएम और एटीएम दोनों जगह अगर किसी का जेब काटा जाता है तो वो इस देश की गरीब जनता है। अभी गुड़गांव से 4 लोग पकड़े गए हैं, उनके खाते से लाखों रुपया साइबर सेल करने वालों ने उड़ा लिया है। पॉकेटमारी बहुत जोर पे है, लेकिन क्या कीजिएगा, जब सरकार ही पॉकेट मार हो, आपका पॉकेट मार रही हो, कभी डिमोनेटाइजेशन के नाम पे और कभी जीएसटी के नाम पे, तो समाज के अंदर तो पॉकेटमारी बढ़ेगी। अगर आप पॉकेट मारों को हटा करके ईमानदारों को गद्दी पे बिठाना चाहते हैं, तो आपको भारी संख्या में लॉन्ग मार्च में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि यह लॉन्ग मार्च समाज को बदलने के लिए है, देश को एक नया रास्ता दिखाने के लिए है। इसीलिए इस लॉन्ग मार्च को हम अपना एनुअल प्रोग्राम नहीं बता रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का विरोध करके, आरएसएस और संघ परिवार का विरोध करके अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पूरा समझते हैं। हमारी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब पूरी होगी जब हम एक अल्टरनेटिव मॉडल समाज के सामने पेश करेंगे, और वो अल्टरनेटिव मॉडल ये है कि इस आजाद देश के अंदर जितनी बची हुई गुलामी है, हम उस हरे गुलामी के खिलाफ आजादी मांगेंगे और आजाद देश में आजादी की बात करेंगे। और जो गुलामी के पक्ष में बोलने वाले लोग रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की चाकरी की है, उनकी जासूसी की है, उनसे साथ माफी मांगा है, उन सावरकर के चेलों को कह देना चाहते हैं कि ये देश सावरकर का नहीं, अंबेडकर का है। इसलिए इस लड़ाई में सावरकरवादियों से अंबेडकरवादियों की जीत सुनिश्चित है।
कल हमारे साथ त्रिवेंद्रम में पत्रकारों का एक ग्रुप था और वो जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा कि आप जय भीम और लाल सलाम क्यों कह रहे हैं। हमने कहा कि ये महज शब्द नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल यूनिटी की बात है कि एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर टोटल इमेंसिपेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स, भगत सिंह, पीसी जोशी और कॉमरेड चंद्रप्पन ने भी कंप्लीट इमेंसिपेशन। इसीलिए दोस्तों, ये एक आइडियोलॉजिकल यूनिटी का सवाल है। यह देश यदि सबका है और इसके प्रियम्बल की शुरुआत अगर इस बात से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसीलिए इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके यदि हम जस्टिस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इन जस्टिस के खिलाफ लड़ने वाली जितनी फोर्सेस है उसको यूनाइट होना पड़ेगा और नफरत की छोटी लकीर के सामने मोहब्बत की बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी हम लोगों को समझना होगा। इसीलिए ये लॉन्ग मार्च जो कन्याकुमारी से चला है, तमाम राज्यों से होते हुए पंजाब पहुंचेगा। हमारी इच्छा थी कि इसको हम कश्मीर तक लेकर के जाएं, लेकिन सरकार और जो अलगाववादी लोग हैं केरल के अंदर, कश्मीर के अंदर, उनके द्वारा जो माहौल पैदा किया गया है उसकी वजह से उस वायलेंट सिचुएशन में हम वहां जा नहीं सकते हैं। लेकिन हम अपना संदेशा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैलाएंगे, घर घर तक लेकर के जाएंगे और जो आवाज आजादी की आवाज है तमाम तरीके के शोषण के खिलाफ उसको बुलंद करेंगे। उम्मीद है कि जिस संख्या में आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये एक इवेंट बन करके नहीं रहेगा। पूरे 60 दिन तक आप में से मौजूद एक एक आदमी इस मार्च को लेकर के विजिलेंट रहेगा। सोशल मीडिया से लेकर के लोगों के बीच बातचीत तक हम इस पर चर्चा करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हम अपने मुद्दे पर एक एक लोगों को कन्विंस नहीं कर लेते हैं, तभी जाकर के ये लॉन्ग मार्च सफल होने वाला है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगली बार अगर इस डिस्ट्रिक्ट में आना हुआ तो इस डिस्ट्रिक्ट का एक इतिहास मुझे मालूम है। तब मैं जेएनयू बहुत नया नया ज्वाइन किया था और यहाँ जब स्टेट कॉन्फ्रेंस हुआ था तो 1 लाख से ज्यादा गैदरिंग इस शहर में जमा हुई थी। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा लेना होगा। ये जो बड़ा सा मैदान है यहाँ से आगे, उसमें 1 लाख से भी बड़ी गैदरिंग खड़ी करनी है इस आरएसएस भाजपा और संघ परिवार के खिलाफ। ये जिम्मेदारी लेकर के आपको जाना होगा दोस्तों। इसीलिए जो हमारी बातचीत है और जो हमारा संघर्ष है, इसका सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को और यहाँ के जो तमाम लोग जो इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं उनको शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। People are asking about Azadi slogan. Okay. We know there are constraints of language and this is high time of forceful imposition. We don't want to impose anything on you. You have your own unique identity. But we request to you, just follow the slogan and say the Azadi. Okay. तो हम क्या चाहते हैं? हक हमारी जान से प्यारी, प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी, तो मिलकर बोलो, जोर से बोलो, प्यार से बोलो, जातिवाद से, जातिवाद से, मनुवाद से, पूंजीवाद से, सामंतवाद से, अरे छुआछूत से, अरे भीड़ हिंसा से, अरे मॉब लिंचिंग से, हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, है हक हमारी, हम नहीं डरेंगे।
महिलाएं बोली आजाद देश में, आजाद देश में, अरे गुलामी से, अरे गुलामी से, अरे गरीबी से, अरे लूट खसोट से, तो झूठ मूठ से, तो झूठ मूठ से, तो सूट बूट से, तो अंबानी से, तो अंबानी से, अरे अदानी से, अरे अदानी से, मोहन भागवत से, तो आरएसएस से, तो बीजेपी से, आतंकवाद से, आतंकवाद से, संघी गुंडों से, संघी गुंडों से, पितृ सत्ता से, तो झूम के बोलो, तो जोर से बोलो, अरे डरता किससे, तो ऊंचा बोलो, है हक तुम्हारी, तो छीन के ले लो, जो तुम ना दोगे हम लड़के लेंगे, हम छीन के लेंगे, है हक हमारी, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, खाने पीने की, खाने पीने की, अरे लव करने की, अरे लव करने की, शादी करने की, साथी चुनने की, अरे हाँ कहने की, और ना कहने की, शादी करने की, और ना करने की, है हक हमारी, है जान से प्यारी, तो अभिवादिंगल, अभिवादिंगल, नूरजु अप्पिन अभिवादिंगल, 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 नूरजु अप्पिन अभिवादिंगल, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, AISF जिंदाबाद, AIYF जिंदाबाद, Save India, change India, long march, long live, long march, long live, long march, long live, long march, long live, अभिवादिंगल, अभिवादिंगल, नूरजु अप्पिन अभिवादिंगल, 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 नूरजु अप्पिन अभिवादिंगल, let's salute to comrades, we salute, let's salute, let's salute to comrades, we salute, let's salute, let's salute to comrades, jai 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 bhim, jai 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 bhim, jai Peria jai bhim, jai jai Birsa jai bhim, jai jai Phule jai bhim, jai jai Joshi jai bhim, jai Bhagat Singh jai bhim, jai Bhagat Singh jai bhim, jai 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 bhim, AISF लड़े चलो, और AIYF पड़े चलो, और RSS मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद, up secularism, down down communalism, और mob lynching नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अंगूठा अंगूठा ಇರಿಪಿಡಗಳಲ್ಲಿ